नमस्कार साथियों, मैं विकास आपका लीला एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम संज्ञाओं के परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। इसी में नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से तुलना करने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होने पर या फिर उससे किसी से तुलना करने पर वह जातिवाचक संज्ञा में बन जाती है। जैसे उदाहरण है, वह तो हरीशचंद्र है। तो यहाँ किसी व्यक्ति की हरीशचंद्र से तुलना की गई है, तो ये हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा से यहाँ जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे रोहन तो भीम है, इसमें भी किसी न किसी रोहन की तुलना भीम से की गई है। आल्पस पर्वत हिमालय है, यहाँ आल्पस पर्वत की तुलना हिमालय पर्वत से की गई है। सीता घर की लक्ष्मी है, यहाँ सीता की तुलना लक्ष्मी से की गई है। और वह तो कालिदास बन गया, वह तो कालिदास बन गया, यानी कि कालिदास एक भारत के प्राचीन कवि रहे हैं, बहुत बड़े। तो किसी की तुलना कालिदास से की गई है, तो वह तो कालिदास बन गया। तो ये कालिदास जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब है जयचंदों से देश को खतरा है। जयचंद शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है, यह क्योंकि ये किसी का नाम है। और यहाँ जयचंदों से देश को खतरा है, अर्थात गद्दारों से देश को खतरा है। तो यहाँ जयचंद का बहुवचन बना है जयचंदों, अर्थात व्यक्तिवाचक का बहुवाचक शब्द में प्रयोग होने पर जातिवाचक रूप में आ जाता है। इसी क्रम में आगे का उदाहरण है विभीषणों से बचकर रहीं। ये भी सेम बहुवचन में प्रयोग हुआ है, जिससे ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी तुलना के रूप में या फिर बहुवचन रूप में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक बन जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तियों को उनकी उपाधियों से पुकारने पर वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। व्यक्तियों को उपाधि या उपाधि सूचक शब्दों से पुकारने पर वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जातिवाचक संज्ञा का विशेष पंक्तियों के लिए प्रयोग होने पर वह व्यक्तिवाचक बन जाता है, विशेष व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने पर। जैसे पटेल ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पटेल एक जातिवाचक संज्ञा है, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए प्रयुक्त हुआ है ये शब्द। तो अब ये एक प्रकार की उपाधि के रूप में, जैसे पटेल के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में समझ जाएंगे, तो इस प्रकार के शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाने जाएंगे। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री, शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और अब नंबर 4 पे हैं, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। तो ये एक जाति सूचक शब्द हैं जो विशेष व्यक्तियों के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई है। अब बात करेंगे भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। भाववाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होने पर वह जातिवाचक बन जाती है। जैसे बुराई एक भाव है, ईर्ष्या, अच्छाई, ये सब एक भाव है। ठीक है, तो इनसे यदि जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होंगे तो इनका बहुवचन रूप प्रयुक्त होगा। तो भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होने पर वह जातिवाचक बन जाता है। जिससे बुराइयों का त्याग करो, बुराइयों का त्याग करो, ईर्ष्याओं का दमन करो। यहाँ ईर्ष्या भाववाचक है, लेकिन इसका भाव बहुवचन रूप, ईर्ष्याओं का दमन करो, तो ये जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होगा। अच्छाइयों को ग्रहण करो, हम दोनों में बहुत दूरियां हैं, ये इस प्रकार के शब्द हैं। तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होंगे तो ये
जातिवाचक संज्ञा के रूप में गिने जाएंगे। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है संज्ञा में भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा सभी ये बहुत चीज़ों से बनती है। भाववाचक संज्ञा जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विकारी शब्दों से अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसमें नंबर 1 पर आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 1 ता प्रत्यय से। तो मानव शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, इसके साथ ता प्रत्यय लगने से ये मानवता बन जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा। मित्र के साथ ता शब्द लगने से मित्रता, प्रभु के साथ ता प्रत्यय लगने से प्रभुता, पशु के साथ ता प्रत्यय लगने से पशुता, शत्रु के साथ ता प्रत्यय लगने से शत्रुता। तो ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होंगे। इसी क्रम में नंबर 2 पे है त्व प्रत्यय से। पशु के साथ त्व प्रत्यय लगने पर पशु प्लस त्व पशुत्व, ये एक भाववाचक है। मनुष्य के साथ त्व प्रत्यय लगने से मनुष्यत्व, कवि के साथ त्व प्रत्यय लगने से कवित्व, गुरु के साथ त्व प्रत्यय लगने से गुरुत्व और बंधु के साथ त्व प्रत्यय लगने से बंधुत्व। अब बात करते हैं पन प्रत्यय से। तो लड़का शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, इसके साथ पन प्रत्यय जुड़ने से लड़कपन, बच्चा से बचपन, ये एक अवस्थाएं हैं, भाव है। और अब बात करते हैं ए प्रत्यय से। तो शिशु प्लस ए प्रत्यय, शिशु एक जातिवाचक संज्ञा है जिसके साथ ए प्रत्यय लगने से ये शिशु भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा। गुरु प्लस ए तो ये गौरव, गुरु में रू की मात्रा छोटी मात्रा है, ये थोड़ा ध्यान रखना, दूसरी मात्रा लघु मात्रा है। विभु प्लस ए तो वैभव। ई प्रत्यय से भक्त से भक्ति, भक्त एक जातिवाचक संज्ञा है और भक्ति भाववाचक संज्ञा है। बड़ी ई प्रत्यय से, ई प्रत्यय से नौकर से नौकरी, चोर, चोर से चोरी। ठीक है, तो ये भाववाचक, ये जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। अब बात करते हैं आपा प्रत्यय से। बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, तो वहीं बूढ़ा प्लस आपा मिलकर बुढ़ापा बनते हैं, जो एक अवस्था है, जीवन की एक अवस्था है, जो इसे भाववाचक संज्ञा के रूप में माना जाता है। तो बहन प्लस आपा बहनापा। थोड़ा ये नीचे रह गया था, देखा नहीं। ई प्रत्यय से ई प्रत्यय लगने से नौकर प्लस ई तो नौकरी, चोर प्लस ई तो चोरी। नौकर चोर ये जातिवाचक संज्ञा है, वहीं नौकरी और चोरी ये भाववाचक संज्ञा है। आपा प्रत्यय से बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, बहन प्लस आपा बहनापा, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं और ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब बात करेंगे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने की जो प्रक्रिया है वो। इसी क्रम में नंबर 1 पर है तव प्रत्यय। अपना, ये एक सर्वनाम शब्द है, अपना के साथ त्व प्रत्यय लगने से अपनतव, ये एक भाव है जिसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। निज के साथ त्व प्रत्यय लगने से निजतव, और स्व के साथ त्व प्रत्यय लगने से स्वतव, और मम प्लस त्व ममतव, ममता का भाव। इसी क्रम में दूसरा है पन प्रत्यय से। अपना प्लस पन तो अपनापन, पराया प्लस पन तो परायापन, ये भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। और अपना, पराया, अपना, निज, स्व, मम, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अब बात करेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो इसी क्रम में नंबर 1 पर है आई प्रत्यय से। तो साफ, ये एक गुण है, अर्थात गुण ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसी चीज़ में गुण अवगुण जो भी हैं ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो साफ एक विशेषण शब्द है जिसके साथ आई प्रत्यय लगने से ये बन गया सफाई। अच्छा प्लस आई तो अच्छाई, बुरा प्लस आई तो बुराई, भला प्लस आई तो भलाई शब्द। इसी क्रम में आस प्रत्यय से
खट्टा एक विशेषण है, इसमें आस प्रत्यय लगने से ये बन गया सर खटास। मीठा प्लस आई, मीठा प्लस आस तो ये बन गया मिठास। ये भाववाचक संज्ञाएं। ता प्रत्यय से उदार, ये एक गुण है तो ये विशेषण के अंतर्गत आता है। उदार प्लस ता, उदारता ये भाव है तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। वीर प्लस ता तो वीरता, सरल प्लस ता तो सरलता। इसी क्रम में यह प्रत्यय से तो मधुर प्लस ये प्रत्यय माधुर्य, ये प्रत्यय के नियम हैं जो आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो आ शब्द है वो कैसे आया, ये प्रत्यय के अंतर्गत आता है, जो हम बाद में प्रत्यय प्रकरण में गहराई से अध्ययन करेंगे तब ये आ जाएगा। अभी आप सीधा ये याद रख लें, मधुर प्लस ये से माधुर्य शब्द बनेगा। सुंदर प्लस ये तो सौंदर्य, स्वस्थ प्लस ये तो स्वास्थ्य। अब बात कर रहे हैं पन प्रत्यय से। पन प्रत्यय से खट्टा प्लस पन तो खट्टापन, पीला प्लस पन तो ये पीलापन। त्व प्रत्यय से वीर प्लस त्व तो ये बन जाएगा वीरत्व। और ई प्रत्यय से तो लाल प्लस ई ये बन जाएगा लाली शब्द। तो ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो विशेषण शब्दों से बनी हैं। और अब बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इसी क्रम में नंबर 1 पर है ए प्रत्यय से। खेलना एक प्रकार की क्रिया है जिसके साथ ए प्रत्यय लगने से ये खेल बन जाएगा। लूटना एक प्रकार की क्रिया है क्योंकि क्रिया में कोई कार्य होना प्रदर्शित होता है, तो लूटना प्लस ए तो लूट। जीतना प्लस ए जीत, भूलना प्लस ए तो भूल, मिलना प्लस ए तो ये मेल शब्द है। ये क्रिया प्लस है ए प्रत्यय। और इसी क्रम में ई प्रत्यय से तो हंसना प्लस ई तो ये हंसी बन जाएगा। आई प्रत्यय से चढ़ना तो मूल धातु है इसमें चढ़, प्लस आई तो ये चढ़ाई बन जाएगा। इसी प्रकार पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई बन जाएगा। आवट प्रत्यय से, आवट प्रत्यय से बनाना प्लस आवट तो ये बनावट बन जाएगा। थकना प्लस आवट थकावट, लिखना प्लस आवट लिखावट। आव प्रत्यय से चुनना प्लस आव तो ये चुनाव बनेगा। आहट प्रत्यय से घबराना प्लस आहट तो ये घबराहट बन जाएगा। और गुनगुनाना से गुनगुनाहट बन जाएगा। उड़ना से उड़ान बन जाएगा। अब न प्रत्यय से तो लेना देना प्लस न तो ये लेन देन, खाना से खान। न प्रत्यय से लेना प्लस न, देना प्लस न तो लेन देन, लेना देना से लेन देन, खाना प्लस न तो खान। इस प्रकार से क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इसी क्रम में आज का अंतिम बिंदु है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ई प्रत्यय से भीतर प्लस ई तो ये बन जाएगा भीतरी। ऊपर प्लस ई ऊपरी। दूर प्लस ई दूरी। यह प्रत्यय से समीप प्लस यह सामीप्य, समीप प्लस यह तो सामीप्य। इक प्रत्यय से परस्पर प्लस इक पारस्परिक, व्यवहार प्लस इक व्यवहारिक। और ता प्रत्यय से निकट प्लस ता निकटता, शीघ्र प्लस ता शीघ्रता। इस प्रकार अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। साथियों, आज के वीडियोस में इतना ही। इनके प्रश्न उत्तर शब्द विचार के सबसे अंत में जैसे ये चारों टॉपिक हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उसके बाद इन सभी के प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।